देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। हकीकत अहवाल जो भी हो, कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू का भारत सेकुलरिज्म को अपने सर की कलगी करार देने में फख्र महसूस करता था। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का तमगा सीने पर सजाए फिरता था। नरेंद्र मोदी नामी तही मगज और रौनत चार शख्स ने गली मोहल्ले के ओबाश की तरह भारत के चेहरे का ये निकाब भी तार तार कर दिया। कश्मीर के पहलगाम में अफसोसनाक वाकया होता है। दहशतगर्द मासूम निहत्तों को गोलियां मारते हैं। उसकी जितनी मज़ाहमत की जाए वो कम है। मगर इस वाकये के कुछ ही देर बाद भारत ने बगैर किसी सबूतों के पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कुछ देर प्रेस ब्रीफिंग में यही कहा कि पहलगाम वाकये को 7 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक इल्जामात के कोई सबूत नहीं पेश किए गए। ऐसा ही कुछ पाकिस्तानी स्टार शाहिद आफरीदी ने भी कहा। क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। 1 घंटे तक दहशतगर्द वहां दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहां तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। मोदी लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। पाकिस्तान ने इस बार बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए आलमी कुव्वतों को यकीन दहानी करवाई है कि पाकिस्तान इस वाक़े में मुलव्विस नहीं है और हम किसी भी इन्वेस्टिगेशन में साथ देने के लिए तैयार हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि हम पहलगाम वाक़े की गैर जानबदाराना तहकीकात में शिरकत पर तैयार हैं। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game, which must come to a grinding halt. And now, continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible वजीर आजम के इस बयान के बाद भारत में भी अपनी हुकूमत से सवालात उठना शुरू हो गए हैं। सिक्योरिटी के इतने बड़े खाल को देखकर भारतीय भी अब मोदी से सवाल कर रहे हैं। हत्ता के मशहूर भारतीय यूट्यूबर आकाश बनर्जी और धरो राठी भी भारतीय हुकूमत पर उंगलियां उठा रहे हैं। जहां पाकिस्तान इस मामले को हर सतह पर बेहतर अंदाज में डील कर रहा है, होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान में मौजूद तमाम सियासी सहाफ़ी सिर्फ इस मामले पर हुकूमत के पीछे खड़े हो जाते, मगर बदकिस्मती से ऐसा भी नहीं हुआ। उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत को कुछ पता ही नहीं है कि इस तरह के हालात में किस तरह से क्या किया जाता है। इमरान खान को इस तरह के हालात में होना चाहिए। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। कि जो हिंदुस्तान ने, मोदी सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, ख़वातीन और हज़रात, ये तबला जंग है, ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है और हम लोग इसको कंडेम करते हैं। हम लोग सीसा पिलाई दीवार की तरह इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। और ये भी मैं कहता चलूं कि इस वक्त का जो प्राइम मपेट शहबाज शरीफ है या जरदारी है, इनमें वो सकत नहीं है या कोई शख्स कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि तहरीक इंसाफ की आला क़यादत से लेकर उनके कारकुनान तक को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया है। इस पर एहतजाज हो या लाखों का मजमा सड़कों पर आए, ये वजह है। मगर मुल्की सालमियत के मामले पर तहरीक इंसाफ को संजीदा होना चाहिए। इस तरह की बयानबाजी अंदर से खोखला कर देती है। भारतीय टीवी पर बैठकर शहबाज शरीफ से सियासी मुखालफत रखने वाले वो जो बोल रहे हैं वो भी सुन लें। शहबाज शरीफ कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घात का। अब प्रॉब्लम ये है कि शहबाज शरीफ इज द ब्रदर ऑफ द नवाज शरीफ एंड दे बोथ हैव अ डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट अप्रोच एंड एटीट्यूड। शहबाज शरीफ का मसला ये है कि अगर आर्मी चीफ उसको कहे, जनरल आसिम मुनीर, कि तुम आओ और मेरे कुत्ते के साथ बैठो, तो शहबाज शरीफ का रिस्पॉन्ड होगा कि सर चेन लगा के बैठना है कि बगैर चेन के बैठना है। क्या ये हुब्बुल वतनी है?
क्या ये मौका नहीं है जब एक हुआ जाए? क्या एक जानिब तहरीक इंसाफ की खामोशी और दूसरी जानिब इस तरह की बयानबाजी उनके सियासी करियर के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है? ये बहुत सारे सवालात हैं, इसी सब पर बात करेंगे जी। आज मेरे साथ सबसे पहले पैनल में मौजूद हैं अली सरफराज हैं, MNA हैं PTI से, मेरे साथ शाहिदा रहमानी साहिबा हैं, MNA हैं पीपल्स पार्टी से, और मेरे साथ शेख आफ्ताब हैं, MNA हैं PMLN से, मुस्लिम लीग नून से। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। इस वक्त जो सूरत हाल है, अली सरफराज साहब, आप कैसे देखते हैं इसको एज एन ऑपोजिशन? और जो आपकी हुकूमत और क़यादत कह रही है कि हुकूमत इस वक्त मुकम्मल तौर पर नाला नज़र आती है, इस वक्त नालायकी की दहज पर है। कल असद कैसर साहब भी मेरे प्रोग्राम में थे, वो भी कह रहे थे कि इनको पता ही नहीं है डील कैसे करना है। आज उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि हम हो तो बेहतर हो सकता है, खान साहब ज़्यादा समझते। तो ये इस वक्त क्या पॉइंट स्कोरिंग करनी ज़रूरी है या फिर सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए हुकूमत के पीछे और एक ज़बान होकर अपने दुश्मन को, अपने पड़ोसी को जवाब देना चाहिए? देखिए रज़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम देखिए अस्सलाम। रज़ा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हुकूमत की नालायकी को तो खैर आपको जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। मुझे तो हर रोज़ यही लगता है कि ये नालायकों का एक टोला है जिनसे कोई भी चीज़ हैंडल ना विद इन द कंट्री होती है ना आउटसाइड द कंट्री होती है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि इंडिया दहशत गर्दी में मुलविस है। ये पहलगाम अटैक एक सिर्फ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। लेकिन जिस तरह हम लोग ख्वाजा आसिफ साहब का जो बयान इस वक्त जो जीनत बना हुआ है सारी दुनिया की खबरों का, वो भी इनकी नालायकी की एक निशानी है। इस किस्म का इर्रेस्पॉन्सिबल और बेवकूफ़ाना किस्म का एक आपने बयान जारी किया है जिसके बाद सारी दुनिया पे गवर्नमेंट तो वैसे ही डिफेंसिव पे है, और इनके डिफेंस मिनिस्टर ने किया है। वो किसी PTI के MNA की या PTI के किसी लीडर की कोई एलिगेशन नहीं है, वो ओपन मीडिया की बात है। अब इस तरह की बातें करके खुद फंसा देते हैं, पूरे मुल्क को भी खजल करते हैं साथ। बाकी जहाँ तक रहेगी बात के हुकूमत के साथ, हाँ ये एक इंटरनेशनल इशू है। इंडिया पाकिस्तान की सलामती की जहाँ पे बात आएगी वहाँ पे हम सारे सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे और हुकूमत के साथ हमारे ग्रीवेंसेस, लेकिन उसके बावजूद हम अपने मुल्क की बका की खातिर अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। और हुकूमत को हम जो बार बार क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि एक तो ये जो है ना इनकी एक स्टेटमेंट कि जी आप एक तहकीक करवा लें, इंडिपेंडेंट आप करवा लें, इन्वेस्टिगेशन करवा लें। मेरे ख्याल में इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। आप एक न्यूक्लियर कंट्री हैं, आप बार बार इंडिया तो इस तरह कभी डिफेंसिव पे नहीं जाता। आई बिलीव कि उमर अयूब जो बात कह रहे हैं मैं उनसे बिल्कुल अग्री करता हूँ। आपको तो सीधा सीधा बताना चाहिए कि अगर हमारे साथ बदमाशी करेंगे, अगर इंडिया में ये सकत है कि वो बर्दाश्त कर सकता है उनकी थ्राइविंग इकोनॉमी के साथ, अगर वो भी एक न्यूक्लियर अटैक बर्दाश्त कर सकता है तो इंडिया बड़े शौक से पाकिस्तान के साथ पंगा ले। लेकिन पाकिस्तान शुड जस्ट स्ट्रेट अवे डिक्लेयर कि एनी पंगा विद पाकिस्तान वुड रिजल्ट इन अ न्यूक्लियर अटैक। और आपके पास आप न्यूक्लियर पावर है, आप सीधी सीधी बात करें। किस बात की इन्वेस्टिगेशन? ये पहलगाम जो है, पहली तो बात है ये ऑक्यूपाइड एरिया है, ये कोई इंडिया का हिस्सा तो है नहीं, ये जम्मू एंड कश्मीर है। इट इज़ नॉट इंडियन टेरिटरी। और जिस तरह वहाँ पे दहशतगर्दी के अटैक्स हुए उससे ज़्यादा दहशतगर्दी तो हम बलूचिस्तान में KPK में हर रोज़ करते हैं। बात तो सारी प्रोपेगेंडा की एक इंटरनेशनल मीडिया पे उन्होंने बात को उछाला कैसे है। एंड हाउ कम वी आर आंसरेबल टू इंडिया। और पहलगाम के अटैक को हमने तो पहले दिन ही कंडेम किया था। हम तो दुनिया में किसी जगह पे भी दहशतगर्दी होती है उसको कंडेम करते हैं। और हमारे में तो सिर्फ अगर कोई बेवकूफ़ाना स्टेटमेंट अगर किसी ने दी है तो वो किसी PTI के लीडर ने तो नहीं दी, वो तो ख्वाजा आसिफ साहब ने दी है, जिनकी स्टेटमेंट का इस वक्त ऐसा चर्चा हुआ है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अब डिफेंड करती फिर रही है उसको। दूर निकाल बाहर करें इस किस्म के वजीरों को जिनको ये नहीं पता कि इंटरनेशनल मीडिया पे आपने बात क्या करनी। मैं बस इतनी बात करूंगा, निकाल बाहर करें ऐसे वज़रा को जो कि बैनुल-अक़वामी मीडिया पर इस तरह के इस किस्म के नॉन सीरियस किस्म के या फिर गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट्स देते हैं। मैं शेख आफ्ताब साहब की तरफ जाऊंगी। शेख आफ्ताब साहब, आप यकीनन तौर पर अली सरफराज साहब की बात सुन रहे हैं, आप भी मेंबर कौमी असम्बली हैं, वो भी, और ये जिस तरह की इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, आज अभी शहबाज शरीफ साहब का मैंने वो स्टेटमेंट भी सुनवाया जो उन्होंने कहा है कि जी हम ख़ुद को पेश करते हैं जी, आप करवा लें जो भी आपने करवानी है। इस वक्त अपनी इंक्वायरी और ये सारा मामला इन्वेस्टिगेशन में हम बिल्कुल साथ देने के लिए तैयार हों तब जब हमने कुछ किया भी हो, लेकिन हमने तो कुछ किया नहीं, हम ये देख रहे हैं। फिर ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट है उसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। एक कैटेगोरिक बिल्कुल
मामला है जो सबके सामने है, पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से उन्होंने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और इसका इल्ज़ाम विद इन द 10 मिनट्स पाकिस्तान पे लगा दिया। ना सिर्फ वो बल्कि आज आपने देखा DGISPR ने प्रेसर की, उन्होंने पाक फ़ौज ने ख़ासतौर पे पाकिस्तान के अंदर भारत के रियासती दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने रखे। उनके पास अब तक कोई सबूत नहीं है। आज इनफैक्ट पाक फ़ौज ने LOC की खिलाफ वर्जी पर भी भारतीय जासूस क्वाडकॉप्टर को मार गिराया है, एक वो भी हमारे पास बहुत बड़ा सबूत है। कलभूषण हमारे पास है, हम ये देखते हैं। अभिनंदन को हमने दुनिया के सामने उनको वापस किया। ये सब सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट्स हमारे सामने हैं। कीपिंग दैट इन व्यू, हम क्या करने जा रहे हैं, क्या करेंगे। और इस सब ज़मन में हमें ये भी देखना है, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान और भारत को कशीदगी में कमी और तहम्मुल से काम लेने पर कहा है। तो यकीनी तौर पे ये बात उन्होंने उनको भी बताई है, भारतीयों को भी और भारत वालों को, नरेंद्र मोदी को भी। उनको लेकिन वो तो किसी तरह से स्लो नहीं आ रहे। अभी आपने इंडियन चैनल का शॉर्ट भी सुना है, वो किस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर को अब्यूज़ कर रहे हैं बिलो द बेल्ट जाकर, विच इज़ वेरी अनएप्रोप्रिएट एंड विच इज़ वेरी कंडेमेबल। क्या कहेंगे आप? जी शेख आफ्ताब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, एक तो आवाज़ आपकी बहुत ही कम आ रही है, बड़ी मुश्किल से मैं आपकी बात सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरा ये है कि आज जिस टॉपिक पे बात की जा रही है वो मेनली तो उसमें इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात की जा रही है। जो इंडिया के अंदर हुआ उसका ब्लेम जो है वो सारा उन्होंने पाकिस्तान पर रख दिया है। बात यह है मैडम कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब से बने हैं उसी दिन से ही कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड इलाका बनाकर आपस में झगड़े की बुनियाद रख दी थी। और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त के वायसराय के साथ मिलकर तकसीम हिंद में भी कुछ ऐसी चालें चली कि अगर ये पंजाब जो उनके पास है इस वक्त, ये और हमारा पंजाब अगर एक जगह इकट्ठे होते तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जहाँ पर के सबसे बड़ी एक एटमी कुव्वत है, वो रकबे के लिहाज से, आबादी के लिहाज से भी एक बहुत बड़ी ताकत होती अगर ये पंजाब को वो तकसीम न करते। फिर आप देखें कि उन्होंने तकसीम ऐसी की कि मशरकी पाकिस्तान के दरमियान में एक बहुत बड़े समुंदर हाइल है जहाँ का बड़ी रास्ता ही कोई नहीं था, उसको पाकिस्तान का हिस्सा बनाकर मजीद एक डिस्प्यूट पैदा कर दिया गया। तो ये जो कहानी चल रही है ये आज की नहीं है, ये 1947 में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो मुल्क बने उस वक्त से ये सारी कहानियां चल रही हैं और पाकिस्तान को कमजोर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब देखें इंडिया का खौफ क्या है। इंडिया को सबसे बड़ा खौफ ये है कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत तो बन चुका है, अगर ये एक माशी कुव्वत भी बन गया तो फिर हिंदुस्तान इतना बड़ा अपने आप को एक बड़ा चौधरी कहलाता है, उसकी ये चौधरी खत्म हो जाती है। वो फिर पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। इस वास्ते कि मुसलमान का ईमान है कि मर जाए तो शहीद हैं, जीत जाए तो गाजी हैं। ये दुनिया के किसी मजहब में भी ये कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। लिहाजा ये साजिश पाकिस्तान के साथ मुसलसल तौर पर हो रही है जब से पाकिस्तान बना है और कोशिश की जा रही है कि इसको कमजोर से कमजोर कर दिया जाए। यही वजह है कि यहाँ अंदरूनी साजिशें करके सिविलियन हुकूमत को हटाया गया बार बार और एक डिक्टेटरशिप यहाँ पर कायम की गई। इसके पीछे भी बड़ी ताकतों के हाथ थे, इंडिया भी इसमें मुलव्वस था और भी बहुत सी कुव्वतें इसमें मुलव्वस थी ताकि पाकिस्तान जो है वो माशी तौर पर किसी तौर पर भी मजबूत ना हो सके। अब ये झगड़ा सारा क्या है? झगड़ा है सारा सी पैक का, क्योंकि ये बड़ी कुव्वतें ये जानती हैं कि पाकिस्तान
एक मजबूत और ताकतवर मुल्क बन चुका है एटमी कुव्वत के बाद। और अगर ये सी पैक का मंसूबा मुकम्मल हो जाता है और ये हम जो रशिया की स्टेट्स हैं वहां से भी हम आगे निकल जाते हैं, हमारी बंदरगाह जो है वो एक आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा अर्निंग सोर्स बन सकता है हमारा, जबकि बाहर से जब जहाज आएंगे यहाँ पर हमारे बंदरगाह को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अल्लाह की मेहरबानी से ये हमारी एक बड़ी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान का अंदर ये जो समंदर है ये एक बड़ा गहरा समंदर है और इस वक्त भी जितने भी तेल बरदार जहाज है वो इसी रूट से आगे जाते हैं। तो असल जो इशू है वो ये है कि वो पाकिस्तान को किसी तौर पर भी सियासी तौर पर तो खराब करने की जरूर कोशिश करते हैं, लेकिन वो माशी तौर पर भी पाकिस्तान को एक मजबूत पाकिस्तान नहीं देखना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर पाकिस्तान माशी बात पर मजबूत हो गया तो दुनिया के जो चंद बहुत बड़े ममालिक अपने आप को कहते हैं सुपर ताकत जो अपने कहते हैं, पाकिस्तान उनके भी नजदीक नहीं पहुंच सकता है। लिहाजा ये सारी साजिशें की जा रही हैं पाकिस्तान को माशी तौर पर कमजोर करने के लिए। यही वजह है कि जिससे पाकिस्तान थोड़ा सा टेक ऑफ करने की पोजीशन में आता है। अभी जिस तरीके से कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर पाकिस्तान ने दावत दी है बैरूनी ममालिक को कि आए, हमारे पास $1 ट्रिलियन के जो छुपी हुई धात वगैरह हैं या हीरे हैं, जवाहरात हैं, सोना है, जो भी है हमारे पास, उसको आप निकालें। तो अब उसका रास्ता रोकने के लिए भी इनके लिए जरूरी था कि ये एक कदम उठाकर उसका इल्जाम पाकिस्तान पे रख दें, जिसको ये साबित नहीं कर सके। ये महज एक इल्जाम था, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उस इल्जाम को इनका मीडिया जो है, अब आप खुद देखें कि 10 मिनट के बाद पूरा इंडिया का मीडिया एक ही बात कर रहा है, वो पाकिस्तान पर सारा बहतान रख रहा है। हालांकि क्या ये मुमकिन है कि वकूआ हो 10 मिनट के बाद जो है पूरा हिंदुस्तान में हर टेलीविजन एक ही बोली बोले? ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा वो हमें कमजोर करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला मेहरबानी करेंगे, इंशाअल्लाह हमारा सी पैक बनेगा। हमारी ग्वादर की बंदरगाह जो है वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की एक मईशी हब बनेगी और इनके जो ये बद इरादे हैं ये नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। ठीक हो गया। शाहिद रहमानी साहब आपकी तरफ आऊंगी। शाहिद साहब आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। शाहिद साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है भारत का, उसके बाद जिस तरह की सूरत हाल है वो आपके सामने है, और पीपल्स पार्टी सब मामले को कैसे मॉनिटर करिए देख रहे हैं। ऑफकोर्स आप लोग तो केनाल के मामले में लगे पड़े थे और वो मामला सॉर्ट हो गया है, वो मामला सॉर्ट हुआ है तो एक दूसरा मामला खड़ा हुआ है, और वो ये है कि भारत पाकिस्तान की कशीदगी का मामला। आज ISPR ने भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब भी किया है, और सियासतदानों का किस तरह से रोल देख रहे हैं इस सारे मामले में, क्योंकि ये कौमी सालमियत का मामला है। जी बहुत शुक्रिया रिदा। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि जो आपने कैनाल की बात की वो हमारा इंटरनल मैटर था और सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसे मैं समझती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंतहाई दानिशमंदाना अंदाज से उसे सॉर्ट आउट किया। CCI बुलाई वज़ीर आला सिंध के कहने पे, और उसके बाद ये मसला हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ तक रही इंडिया के पहलगाम वाक़े के हवाले से जो कुछ दहशतगर्दी हुई उसकी मैं मज़म्मत भी करती हूँ, लेकिन इंडिया ने जिस तरीके से विदिन 5 मिनट सोशल मीडिया में और फिर मीडिया जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, उस पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, ये हमारी सलामती का मसला है, पाकिस्तान का मसला है। और इस पर मैं समझती हूँ कि तमाम पॉलिटिकल जमातें एक हैं, और हम इस वक्त एज ए नेशन हिंदुस्तान को, आपने देख लिया कि हमने वाज़ेह मैसेज दिया सेनेट ऑफ पाकिस्तान से भी, आपने देखा कि जो हमारी सलामती काउंसिल की मीटिंग हुई उसके अंदर भी एक वाज़ेह मैसेज दिया
कि हम किसी किस्म का भी ना तो कोई किसी किस्म का हम इनके दबाव में आएंगे, बल्कि हमने उनको एयर स्पेस जो थी वो बंद कर दी। और ये पानी का जो मसला है, जिस तरह उन्होंने सिंतास माहदे को कहा कि हम जो है से मनसूख कर रहे हैं, उसको आपने देखा कि वजीर आजम साहब ने भी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा कि अगर आपने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो उस सूरत में यकीनन इंडियन जो जंग है हमारे तरफ से, और हम इस जंग पे हम अपनी पाकिस्तान की सलामती पे कोई समझौता नहीं कर सकते। और खुले आम जो है पाकिस्तान की आर्मी ने और तमाम पॉलिटिकल जमातों ने यकजहती का मुजाहरा किया, और यही होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, आप ओके, आपने जो बात की कि यही होना चाहिए, बिल्कुल यही होना चाहिए। मैं वापस जाऊंगी अली सरफराज साहब की तरफ। अली सरफराज साहब, मतलब एक कंसेंसस आ रहा है, एक व्यू ऑफ पॉइंट आ रहा है हर जमात का, और वो यही है पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि तमाम सियासी जमातों को एक होना चाहिए। इस वक्त मुल्क के अंदर सियासी जमातों को, सियासतदानों को एक होना चाहिए, क्योंकि ये कौमी सालमियत का मामला है और इस तरह के इंटरनेशनल इशूज़ पे सबको इकट्ठा होना चाहिए। कीपिंग दैट इन व्यू, आपने देखा किस तरह की बैशिंग वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए कर रहे हैं। अभी वो मैंने शॉर्ट चलाया इंडियन चैनल पे। क्या आप नहीं समझते इस तरह की बैशिंग एक पड़ोस के मुल्क से आना, ख़ास तौर पे वो भी भारत जैसे मुल्क से आना, वी ऑल नीड टू कंडेम इट। देखें जी, वो अगर भारत वाले अगर आपके प्राइम मिनिस्टर की बैशिंग कर रहे हैं और वो जिस बात पे कर रहे हैं उस पे अब उसमें क्या कह सकता हूँ, आपके सामने है। देखें, एक तासुर है, अब उस तासुर को मैं कैसे जाहिल कर सकता हूँ? वो तासुर शायद विद इन द कंट्री भी है, आउटसाइड द कंट्री भी है। जहाँ तक बात है कि इंडिया के खिलाफ एज अ पाकिस्तानी खड़े होना, वो तो हम खड़े हैं, लेकिन अगर इंटरनेशनली इस गवर्नमेंट ने अगर कोई कमज़ोर तासुर दिया है, या तासुर अगर इनको ये है कि जी अब हमारे, अगर ये आर्मी चीफ वाला जो आपने बयान चलाया है किसी, मुझे तो पता नहीं वो बयान है किसका वैसे, बाय द वे आई डोंट नो, क्योंकि मुझे शक्ल नज़र नहीं आ रही थी, आई डोंट नो कि कौन वो बयान दे रहा है। लेकिन अगर वो बयान जो भी चलाया अब, ये तो अब उनका एक व्यू है, उस व्यू के ऊपर ये गवर्नमेंट वाले करें, उसका जवाब दें। अब हमने उसका क्या जवाब देना है? हम तो पाकिस्तान के अंदर एज अ पॉलिटिकल पार्टी अब इस इशू के ऊपर हम तो अपने मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन आप जब बात करते हैं कि जी सारी जमातों को एक हो जाना चाहिए, वो अब ये किसी के कहने से तो हमने एक होना नहीं है, वो तो क्योंकि पाकिस्तान की बात है, हमारी मजबूरी है, एक हम इनके साथ तो नहीं हो सकते। ये तो हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं अपने मुल्क के अंदर, और ये सिर्फ अपोजिशन का काम नहीं होता, गवर्नमेंट की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आज भी आप अपने मुल्क में पॉलिटिकल जमातों को, दूसरी जमातों की, जो कि आपकी 10-15 छोटी छोटी जमातें हैं, ये जो चूं चूं मुरब्बा ऊपर बैठा हुआ है, इन सारों के मुकाबले में एक सिंगल मेजॉरिटी पार्टी है जिससे मैं बिलोंग करता हूं। हमारे वर्कर्स को हमें उसी तरह रगड़ा लगाया जा रहा है, नाजायज केसेस बनाए जा रहे हैं, जेलों में डाला जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, और हमें रोज बैठ के टीवी के ऊपर अगर कोई भी लेक्चर दे कि जी हमें एक हो जाना चाहिए, एक हम पाकिस्तान के लिए तो हैं ही हैं, आपके साथ क्या एक हो, या आपने ऐसी कौन सी कोशिश की एक करने वाली, या कोई आपने किसी का मरम रखा हो, या किसी के साथ आपने हाथ हौला किया हो। इंटरनेशनल आपकी लड़ाई जो है, आपका वजीर दिफा जो गलत, मैंने ये शेख साहब ने इतनी लंबी तकरीर की मेरे बचपन से लेके आज तक की, इन्होंने पूरी तारीख बता दी इंडो पाक की, उसके अंदर इन्होंने कहीं पे ये इस मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया कि ख्वाजा आसिफ साहब ने रिस्पॉन्सिबल बयान दिया है। नहीं, मुझे लेट मी टॉक। क्या आपका वजीर आजम अपने वजीर दफा को पूछता नहीं अपने कैबिनेट के वजीरों को कि ये क्या सोच के बयान दिया था? क्या इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है? इसका उस बात का जवाब देने के लिए मैं जिस टीवी चैनल में जब भी हम ये सवाल करते हैं, जो भी नून लीग का या पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि वो भी इनके साथी हैं, वो बैठे होते हैं, इस तरह की सारी बातों से भाग जाते हैं। बाकी रह गए कनाल्स इशू की बात, कनाल्स इशू के ऊपर हमारी शाहिदा रहमानी साहबा ने एक बात की, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। कनाल इशू भी इनका कौन सा इशू था? मिल बैठ के अब ये वजीर आजम की तारीफें कर रहे हैं, वजीर आजम ने बड़ी बुर्दबारी से ये फैसला किया, फलाना किया, हमने इशू को उठाया ना, इन्होंने इशू उठाया ना, उन्होंने को फैसला किया। जब सिंध के वाटर इशू को भी पीटीआई ने उठाया, और ये पीएमएलएन तो पंजाब में बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है एज जमात भी। सिंध में जब इनके खिलाफ अपराइजिंग हुई और सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी जो वहाँ पे हुकूमत में है, उनसे पूछा कि भाई आपके सदर ने जाके वहाँ पे साइन कर दिया, सिंध की तकदीर का फैसला कर दिया, कोई डिबेट ही नहीं हुई, और नहरें बन रही हैं, और हमारा पानी का हक मारा जाएगा, और समुंदर जो है वो दरिया के अंदर आ जाएगा, और हमारी सिंध की ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। ये सवालात थे उनके, जिनके जवाब देने चाहिए थे, पहले उस पर कोई बहस ही नहीं हुई।
जब पीटीआई ने ये बात उठाई और सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के दरपया हो गए, तो वो सही। इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। अब ये वजीर आजम की तारीफें करना शुरू हो रहे हैं। सिवाय मिसमैनेजमेंट के किसी तरफ भी कोई चीज है ही नहीं, हमें तो कुछ भी नजर नहीं आता सिवाय मिसमैनेज के। मैं जरा ये आपकी बातों का जवाब लेती हूँ ना, मैं दोबारा शेख अफ्ताब साहब की तरफ जाती हूँ। शेख अफ्ताब साहब उस बात का तो जवाब दें जो पूछ रहे हैं, जो अपोजिशन पूछ रही है कि जिस तरह के स्टेटमेंट्स ख्वाजा आसिफ दे रहे हैं, फिर उसके ऊपर बैकलैश का सामना होता है, फिर पीएम इंटरवीन करते हैं, फिर वो मफाहमत की बात करते हैं। ये भी तो एक अजीब तमाशा है ना। मतलब ऐसा होता है इतने ऊंचे फोरम पे और पूरी दुनिया के सामने, जहाँ दुनिया देख रही है कि भारत की ही गलती है, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है, फिर हम इतने लीस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दे दें या हम नो सेंस स्टेटमेंट्स दे दें और फिर उसको डिफेंड करने में लग जाएं, तो ऑफ कोर्स फिर एक बैशिंग तो होनी है। देखिए ये बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, हमने तो पहले भी, बल्कि अगर आप पिछले दौर में की बात करें, जिस वक्त के इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो उस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो शहबाज शरीफ साहब थे, और उस वक्त भी तकरीर में उन्होंने कहा कि हम आपके साथ मईशत पर आपके साथ इत्तेहाद करने के लिए तैयार है। मिसाक मईशत की बात की थी। अल्लाह की गवर्नमेंट उनकी थी, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन उस वक्त भी पीटीआई के जो लीडर थे उन्होंने कहा कि हमें ये नहीं चाहिए। अब ये जो अगर वो आज ये बात करते हैं कि हमें इत्तेहाद करना चाहिए, तो ये कोई नई बात तो वो नहीं कर रहे हैं। ये तो मियां नवाज शरीफ साहब की जब गवर्नमेंट थी तो उस वक्त भी मिसाक जमहूरियत की बात की जाती थी, और उस वक्त भी जिस वक्त के पेशावर में वो आर्मी के बच्चे स्कूल में हमला हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, नवाज शरीफ साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, वो इमरान खान साहब के घर खुद चल कर गए और उस मीटिंग में मामला तय पाए, और फिर आपने देखा कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में उनके जो डिसीजन है उसमें पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा हो गया। हालांकि उससे पहले शेख अफ्ताब साहब वो मिसाक मईशत की बात नहीं पूछ रहे हैं। अली सरफराज साहब जो पूछ रहे हैं वो ख्वाजा आसिफ साहब का जो स्टेटमेंट है ये पाक भारत वाले इशू को, उस पे बात कर रहे हैं। वो ख्वाजा आसिफ साहब भी आपको इसका जवाब देंगे, उसका शेख अफ्ताब ज़मानार नहीं है कि मैं उसका जवाब दूं, ये वो खुद देंगे जवाब। नहीं, वो कह रहे हैं कि आपके पार्टी के इतने अहम वजीर दिफा इतना ये अपनी जमात के अपनी जमात के स्पोक्स पर्सन हैं, अपनी कैबिनेट के मिनिस्टर के एक बयान पे जिसमें पाकिस्तान को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रोग नेशन कहा जा रहा है, उसका कहते हैं मैंने जवाब नहीं देना, तो फिर ये क्या रिप्रेजेंट करने आए हैं टीवी पे? किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हमें अगर एमएलएन के किसी वजीर के मुताबिक कोई सवाल होगा तो शेख साहब मैं बात सुने, आप अली मोहम्मद के भाई हैं, मैं आपका एहतराम कर रहा हूँ क्योंकि मेरा उनके साथ बड़ा एक जाती ताल्लुक है। अल्लाह की मेहरबानी से मैं अली मोहम्मद का भाई नहीं हूं सर। नहीं, वो कह रहे मेरा काम नहीं है मैडम, आप बात को दूसरी तरफ नहीं, वो कह रहे मैं अली मोहम्मद का भाई नहीं हूँ, अली सरफराज साहब कह रहे हैं। अली मोहम्मद का भाई नहीं हूँ। चले अगर भाई नहीं है तो भी काबिल एहतराम तो है ना हमारे लिए आप। बात यह है मैडम कि एक बात बड़ी क्लियर है कि वो एक मिनिस्टर हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो बात कही, आप मीडिया पर्सन आप खुद उनसे पूछे ना, उसका जवाब वो देना, उसका जवाब शेख अफ्ताब क्यों दी? मैं पार्लियामेंट का मेंबर तो जरूर हूँ सर, इस वक्त तो आप स्पोक पर्सन है ना हुकूमत की तरफ से, आप जवाब देंगे ना? देखिए मैडम ये गलत बात है, आप नहीं सर जवाब तो आप देंगे ना। आप एक अनडिस्प्यूटेड बात को डिस्प्यूटेड बनाने की कोशिश कर रही है। मैंने क्या किया है भाई? मैं तो जो अली सरफराज साहब आपसे सवाल पूछे वो अपोजिशन के मेंबर को भी असेंबली है, आप हुकूमत के मेंबर को भी असेंबली, उन्होंने सवाल करना है, आपने जवाब देना है, मेरा तो कोई लेना देना नहीं है इसमें बीच में। भाई मेरे की जिम्मेदारी बनती है, मैं कोई स्पोक्समैन तो नहीं हूँ। बस ये आपने उनको जवाब दे दिया ना अली सरफराज साहब, आपने जवाब सुन लिया? जी मैंने सुन लिया, इसी किस्म के जवाब सुनते हैं जी रोज। वो तो मुझे मेरे पे आ गए, देखे देने को तैयार ही नहीं। हाँ चले कोई नहीं, अब नहीं देना चाहते, एक्चुअली जवाब है कोई नहीं, ना गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है, ना गवर्नमेंट के वजीरों के, ना वजीर आजम का कोई नॉर्मल बयान है,
ना कोई बात है, ना मुल्क के अंदर यार अंदरूनी मैं हालात के सुने ना, ना मैं मईशत इनके काबू में है। गवर्नमेंट पे कोई कब्जा नहीं करना चाहता। आज हम जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, आज जो हम बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान की मौजूदा सिचुएशन पे बात कर रहे हैं। इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि वक्त का तकाजा है कि तमाम पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर हिंदुस्तान का मुकाबला करना है, पाकिस्तानी बनकर मुकाबला करना है। कोई क्या स्टेटमेंट देता है, कोई क्या स्टेटमेंट देता है, ये उनका मसला है, मेरा मसला नहीं। अच्छा शेख आफ्ताब साहब, मेरे सवाल का आप जवाब दीजिएगा। मैं अली सरफराज साहब ने सवाल किया था, वो मैंने नहीं किया था। मेरा सवाल ये है, आज वजीर खजाना साहब, कल वजीर खजाना साहब का भी स्टेटमेंट आया था जब वो वर्ल्ड बैंक वालों से बात हो रही थी कि सिंतास मुआहदे पर बात हुई है क्या हुकूमत की, तो वो उन्होंने कहा नहीं, इस पे बात नहीं हुई। चूंकि वर्ल्ड बैंक इस सारे मामले पे, सिंतास मुआहदे पे, इंडस वाटर ट्रीटी पे सॉलिसिटर है, बीच में सालिस है, तो वर्ल्ड बैंक से जब इनिशिएट हुआ है तो उसमें भी क्या हमने बात नहीं की, उनको बताया नहीं कि भाई इंडिया ये कर रहा है और इसको हाईलाइट करें और आप उठाएं और ये देखें? देखिए बात यह है कि हो सकता है कि क्योंकि औरंगजेब साहब जो हमारे फेडरल मिनिस्टर फाइनेंस हैं, जी जी, ये पुराने शायद हालात से इतने वाकिफ नहीं होंगे क्योंकि ये तो नए गवर्नमेंट में आए हैं। तो बहरहाल इसका जवाब जो है अगर लेना है तो वो हमारे वाटर मिनिस्टर से लें, उससे पूछें कि इसकी क्या सूरत है, वो जवाब देंगे, या इसहाक डार जवाब देंगे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो इस कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें बहुत छोटी हैं, ये कोई डिस्प्यूट नहीं है कि अगर उन्होंने कोई जवाब दे दिया, ये उनका एक प्रेरोगेटिव है कि वो अपने मर्जी के मुताबिक जवाब दे सकते हैं। इस वक्त जो असल सूरत ये है कि हमें पाकिस्तान को कैसे डिफेंड करना है, हमने पाकिस्तान को इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकालना है, हमारे हालात हमें कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। बहरहाल ये बात मैं दो अल्फाज में कहता हूँ कि हिंदुस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी इंशाअल्लाह। ये दलेरों की कौम है, ये शेरों की कौम है। इस मुल्क में रहने वाले हर आदमी अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, अपने मुल्क से प्यार करता है, और इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान को हर कीमत पर जिस मकाम पे वो जा रहा है, पाकिस्तान को उस मकाम पर इंशाअल्लाह ये पहुंचा कर दम देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा शाहिदा रहमानी साहब आपकी तरफ आती हूँ, ठीक है, मैं समझ गई शेख आफ्ताब साहब क्या। मैं अली सरफराज साहब आपकी तरफ भी आ रही हूँ, मैं जरा शाहिदा रहमानी साहब की तरफ जाऊँगी। शाहिदा साहब, एक चूँकि दरअसल आप इत्तेहादी सवाल आपसे भी उठता है, वर्ल्ड बैंक में हम गए, परसों बात हो रही है और वहाँ पे वजीर खजाना का स्टेटमेंट आता है, जब उनसे पूछा जाता है कि जी आपने बात की वर्ल्ड बैंक से के दौरान कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर भी कुछ शुरू करें या कोई स्टेटमेंट दें या कुछ जारी करें, तो कहते हैं नहीं जी इंडस वाटर ट्रीटी पे तो बात नहीं हुई, बाकी वो निगोशिएशंस और IMF और ये सारे मामले में बात हुई। तो ये कितनी बड़ी हमारी नेग्लिजेंस है इसको टैकल करने में, इस मामले को, या फिर आप समझते हैं कि नहीं जी ये ठीक हुआ है? और अगर ये ठीक हुआ है तो क्या हर बात के लिए बताया जाएगा हुकूमत को कि जी अपने किरदार में आपने ये करना है, ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं, जिस तरह कैनाल्स का मामला हुआ है अभी? जी देखिए रिदा, सबसे पहले तो कैनाल के मामले पे जिस तरीके से साहब फरमा रहे थे जो PTI से ताल्लुक रखते हैं, कि आप इनसे पूछें आज जो नोटिफिकेशन वापस हुआ है वो आरिफ अलवी के दौर में इरसा ने जो नोटिफिकेशन किया था वो आज वापस लिया गया है। तो वो उस वक्त के सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वो आरिफ अलवी साहब का था, और सदर मुमलिकत इस वक्त जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उनका झूठा इन्होंने प्रोपेगेंडा किया। ये झूठ बोलने में इतनी महारत रखते हैं कि सच को झूठ और झूठ को सच करने में इनका कोई सानी नहीं। और इसी तरह ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। पार्टी ने फिर का मुकदमा लड़ा और कामयाबी के साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, आप सवाल कर लेना उनसे जिस तरह वो शेख आफ्ताब साहब से कर रहे हैं, ये सवाल आप पूछ ले। मुझे जरूरत नहीं है, आप एंकर हैं, मैं किसी और को आंसरेबल नहीं हूँ। ओके, आप एंकर हैं, आप सवाल कर सकती हैं, मैं आपको जवाब दे सकती हूँ, लेकिन अगर कोई झूठा प्रोपेगेंडा करेगा तो उसको बेनकाब करना हमारा काम होता है। ठीक हो गया। और मैं इस वक्त जिस तरह सैयद मुराद अली शाह साहब CM सिंध ने केस लड़ा सिंध का और सिंध कैनाल का इशू सॉर्ट आउट किया, मैं उन्हें मुबारकबाद देती हूँ। ठीक है, मैं आपकी तरफ से सवाल कर लेती हूँ, आप जवाब मुकम्मल करें तो। हाँ
सबसे पहले तो इन्होंने यही कहा कि जी ये तो मिल के आ गए, मुक्का करके आ गए, कोई नोटिफिकेशन वापस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आज नोटिफिकेशन क्लियर आ गया मीडिया में कि उस वक्त के सदर आरिफ अलवी साहब ने वो कैनाल प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव किया था। तो इनके और फिर उसके ऊपर ये ढिठाई से जो है ना सियासत करते हैं और दूसरों को बदनाम करते हैं। ये है इनका असल चेहरा। आज भी जब पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान की सलामती की बात हो रही है, पाकिस्तान में यकजहती की बात हो रही है, तो इनका रोना गाना जो है ना वो खत्म नहीं हो रहा है। ये कभी पाकिस्तान के मफाद में काम ही नहीं कर सकते हैं, हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट में रह के पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। जब बाहर से रेमिटेंस की बात होती है तो अपीलें की जाती हैं भरपूर तौर पे कि पाकिस्तान को रेमिटेंस ना भेजें, पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी करें, ये करें वो करें, हमेशा पाकिस्तान को नुकसान की बात की गई। जहाँ तक रही बात सिंध पास एग्रीमेंट की, तो आप देखें उसके लिए मैं समझती हूँ कि बिल्कुल वजीर खजाना साहब को बात करनी चाहिए थी और इसके अलावा भी गवर्नमेंट को अपनी सिफारती सतह पे कोशिशें करनी चाहिए, आलमी अदालत में जाना चाहिए और हर वो काम करना चाहिए जिससे इंडिया जिस तरीके से झूठा प्रोपेगेंडा करता है उसको बेनकाब करने के लिए हमें अपनी सफारती कोशिशें भरपूर तौर पे करनी चाहिए, ताकि आलमी सतह पे इंडिया का जो मस्क चेहरा है, जो सेकुलर कहता था, आज इंतहा पसंद हिंदुआना जहनियत का मालिक है। जिस तरीके से वो हिंदुस्तान के अंदर इंतहा पसंदी को फरोग दे रहा है मोदी, उसको कनाडा में भी बेनकाब हुआ, म्यांमार में भी हुआ, बांग्लादेश में भी हुआ, कश्मीर के अंदर हुआ, अमेरिका में हुआ, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ इंसर्जेंसी है, जो कुछ है वो भारत करवा रहा है। इसे हमें बेनकाब करना ये हम सब का फर्ज है, गवर्नमेंट का खास तौर पे, क्योंकि उसके कांधों पे जिम्मेदारी होती है। अच्छा ठीक है, चले मैं आपकी तरफ से चलेंगे। अच्छा है कि आपने इस बात को हाईलाइट किया कि जी करना चाहिए था वजीर खजाना साहब को सवाल, क्योंकि बहुत बड़ा इशू है और उसको हाईलाइट करना चाहिए था। अली सरफराज साहब सवाल आपसे जी, पीपल्स पार्टी कह रही है आरिफ अलवी साहब के जमाने में हुआ था भाई इरसा का ये जो नोटिफिकेशन हुआ था जिसको आज वापस हुआ है। कनाल्स की अप्रूवल पे सदर जरदारी साहब के सिग्नेचर हैं और ये हर चीज से मुकर जाते हैं, भाग जाते हैं। चैलेंज करती हूँ, निकाल के लाके दें। मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। I will provide them with the signed document. ठीक है, आप ठीक है जी। हाँ, हमें अच्छा, प्रोवाइड करेगा अली सरफराज साहब, मैं अपने अगले प्रोग्राम में चलाऊंगी। देखिए तो सही, गालिब तो सुने ना। और आप भी दे दें। मुझे आप ये बताइए कि ये पाकिस्तान नहीं अमृता, मुझे मौका दीजिए, काइंडली मेरी बात सुनिए, मौका मुझे भी मिलना चाहिए। झूठ को सच साबित करने में इनका कोई सानी नहीं। मैं आप दोनों से डॉक्यूमेंट्स लेती हूँ ना, मैं वो फिर चलाती हूँ नेक्स्ट प्रोग्राम में। जी आपकी तो सिर्फ स्टेटमेंट्स ही हैं। अच्छा मुझे बताइए, आप तो यहाँ पे आपने अभी कहा कि इन्होंने पीटीआई ने मुल्क बर्बाद किया हुआ था, फलाना किया था, फाइनेंस मिनिस्टर को वाटर पे बात करना चाहिए। अब मैं यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर की एक और स्टेटमेंट की बात करूंगा, उससे भी सारे मुकर जाएंगे। ये दोनों इत्तेहादी जमात के बंदे जो हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब की एक स्टेटमेंट है जी कि आई विश दैट पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स रेयर अर्थ मेटल्स टू यूएस फॉर वैल्यू एडिशन। अब ये उन इलाकों की बात हो रही है जहाँ पे बंदा नहीं आजकल जा सकता और जो होस्टाइल तरीन इलाके हैं वहाँ से आप टके टोकरी कौड़ियों के दाम अब अपने रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं वो भी निकाल के फेंकें, और ताकि उसके बाद आपका ट्रेड बैलेंस बिल्कुल ही आउट हो जाए और वो वैल्यू एडिशन करके आपको 10 गुना कीमत पे आप ही की भेजी हुई चीज़ वापस भेजें। इसका इनसे को जवाब ले लें। ये जो 48 अरब रुपए का हज स्कैंडल है, 66,000 हाजी, इनको ये नहीं पता इस गवर्नमेंट को जिसमें ये दोनों शरीक हैं, मेरे जो साथी यहाँ बैठे हैं, इन्हीं की हुकूमत है, उसका कोई जवाब दे दें कि 66,000 हाजियों को इस दफ़ा हज पे ना भेजने का जो प्रोग्राम बना है और उनको पैसे हुकूमत पाकिस्तान को, जो कि इतने ब्रिलियंट माइंड से हैं, फॉर्म 47 की पैदावार जो वहाँ सारे बैठे हुए हैं जिनको ना लती जड़ी है ही कोई नहीं, 66,000 बंदे के पैसे गलत अकाउंट में भेज दिए। इनको ये नहीं पता कि हाजियों के पैसे किस अकाउंट के अंदर भेजने, इसका जवाब दे दें। वीट इशू के ऊपर ये पंजाब की, अगर ये शेख साहब बैठे हैं, इनसे पंजाब का जो जमींदार मर रहा है उसके बारे में पूछ लें। 2200 रुपए में भी आप गंदम नहीं खरीद रहे, 3000 रुपए में किसान को घर गंदम पड़ रही है। अगली एक और प्रेडिक्शन सुन लें, ये जो अब आपने इस मुल्क के अंदर किसान का जो हाल कर दिया, फर्टिलाइजर तो आप ले नहीं सकते हैं। एक प्रेडिक्शन मैं आपके प्रोग्राम में आज कर देता हूँ। अब अगला मामला जो होगा वो फर्टिलाइजर की एक्सपोर्ट की इजाजत मांगी जाएगी। पाकिस्तान की फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग जो जितनी फैक्ट्रीज हैं, आपको पता है उसका बेसिक रॉ मटेरियल, बेसिक इंग्रेडिएंट 60 से 70 से 80% तक नेचुरल गैस है जो सब्सिडाइज्ड रेट्स पे उनको दी जाती है आपकी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को। और उसकी वजह ये होती है कि वो
नॉमिनल प्राइसेस के ऊपर फर्टिलाइजर बना के किसान को दे, ताकि आपकी फूड कॉस्ट ऊपर मत जाए, क्योंकि वो आपके किसान का इनपुट है। अब किसान तो आपने वैसे ही खत्म कर दिया है, सारी बातें आपकी धरी की धरी रह गई कि इमरान खान पाकिस्तान को तबाह कर दे। जितना आज कौम को इमरान खान याद आ रहा है, आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी को दुआएं मिल रही हैं या नून लीग को मिल रही हैं? लोग तो झोलियां उठा उठा के आपको बददुआएं दे रहे हैं और इमरान खान के लिए दुआ कर रहे हैं, जो इस मुल्क का हकीकी वजीर आजम था भी, अगर वोट के हिसाब से देखा जाए। अब आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आप जब वफाक के अंदर बैठे ना इकट्ठे दोनों जमातों वाले, एक फैसला जरूर कीजिएगा। फर्टिलाइजर कंपनियों ने अगर फर्टिलाइजर ज्यादा बना लिया ना, और पाकिस्तान में आप खरीदने की सकत किसी में नहीं रही वो फर्टिलाइजर, और उसको आपने एक्सपोर्ट करना है, तो जो उसकी लोकल मार्केट में प्राइस सेट थी ना, उतने पैसे आप एक्सपोर्ट करेंगे। सब्सिडाइज्ड गैस लेके 10 गुना ज्यादा कीमत पे डॉलरों में फर्टिलाइजर बिकेगा। वो सारे पैसे फर्टिलाइजर कंपनीज को ना दे दीजिएगा, कुछ मुल्क का भी सोच लीजिएगा। मैं आपको एडवांस बता रहा हूं, उसको कैप कर दीजिएगा कि उसकी जितनी प्राइस लोकल मिलती थी उतनी फर्टिलाइजर कंपनियों को जाए और बाकी कौमी खजाने में जाए, अगर आपको इजाजत देनी भी पड़े, जो कि आपको देनी पड़ेगी और ये बात आएगी। ठीक हो गया अली सरफराज साहब, जो इश्यूज आप हाईलाइट कर रहे हैं वो हम एक नेक्स्ट प्रोग्राम में भी इसको मजीद करेंगे, लेकिन आई एम श्योर कि आप भी और शायद रहमानी साहब, आप दोनों मुझे अपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्लीज, जो नोटिफिकेशन के आप समझ रहे हैं वो मुझसे शेयर करें, ताकि हम नेक्स्ट प्रोग्राम में इसको चलाएं और इस मामले को मंतकी अंजाम तक हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका अली सरफराज साहब, आपको शायद रहमानी साहब, आपको शेख अख्तर साहब, आपको तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। तीनों कौमी असम्बली के मेंबरान पार्लियामेंट में बैठते हैं, कवानीन का यकीनी तौर पर पता है, उनको अंदाज़ा भी है, लेकिन उसके बावजूद कौन सही है कौन गलत, ये फैसला आपने करना है। इसी के साथ अपने मेज़बान सफ़े को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।